आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज के क्लास में हम छायावाद को पढ़ने वाले हैं। आज एक नया टॉपिक है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो छायावादी जो रचनाएँ हैं जो बहुत प्रचलित है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमारी परीक्षाओं में, TGT PGT में, उन रचनाओं को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि आप कैसे उस रचनाओं को आप याद कर सकते हैं जो कभी भूलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी, ये 4 भागों में बांटा गया है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं, जैसे युगांत हो गया, युवाड़ी, ग्राम्या, वीणा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, ये सब है ना। ये सब रचनाएं जो है पूछी जाती हैं कि किस में रखा गया है, किस काव्य में ये जो ग्रंथ आते हैं। तो इनको बहुत ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगी, आपको कभी भूलेगा नहीं। और भी रचनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी भाई बहन मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि क्लास को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। छायावाद, आप सभी जानते हैं छायावाद का जो समय सीमा माना गया है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी समय सीमा मानी है। छायावाद की समय सीमा जो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है वो 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से 1920 में छायावाद शीर्षक नाम से 4 किस्तों में इन्होंने एक लेख प्रस्तुत करवाया था। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है, ठीक है। मुकुटधर पांडे को ही लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है, यानी छायावाद शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो मुकुटधर पांडे ने दिया था, ठीक है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया, ठीक है। 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। वो 4 लोग कौन कौन थे? पहला सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रात्मक राम नरेश जोशी, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ये 4 लोग थे, ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग। आगे देखते हैं छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है छायावाद के लिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, ठीक है। काव्य वस्तु से माना इन्होंने संबंध इसका, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में है, ठीक है। ये परिभाषा जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा है नंद दुलारे वाजपेयी का। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगर परिभाषा आता है तो आप लोग जो है ऐसे पहचान लीजिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है ये। प्रकृति की सूक्ष्म की बात करते हैं, प्रकृति से सूक्ष्म की बात करते हैं, और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया, है ना। कुछ शब्दों को आप लोग याद रखेंगे, बाकी परिभाषा इतनी बड़ी नहीं है इनकी। अब देखेंगे जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। इन्होंने कहा जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता
और सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषता है, ये विशेषता मानी जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है जयशंकर प्रसाद ने दिया है। अब देखते हैं महादेवी वर्मा ने क्या कहा। महादेवी वर्मा ने कहा छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ठीक है, इन्होंने जीवन का उद्गीत बताया है छायावाद को। उसका मूल दर्शन सर्वात्मावाद है। ठीक है, ये हो गया महादेवी वर्मा का। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा। डॉक्टर नगेंद्र का परिभाषा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, रामविलास शर्मा का देखते हैं। इन्होंने कहा है छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इन्होंने कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा ने उसको नकारा है। इन्होंने कहा है छायावाद छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवादिता और सामंत साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना से भी जुड़ी है। ठीक है, अब नामवर सिंह का देख लेते हैं। इन्होंने कहा छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, इन्होंने ये जो है शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, पुरानी रूढ़ियों और विदेशी पराधीनता। रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखते हैं। रामस्वरूप, ये सारी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को, ये सारी डेफिनेशन जो है, परिभाषाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो इससे भी और थोड़ा कहीं पे होगा तो मेरे नोट्स में होगा या बुक से मैं देखूँगी तो उन परिभाषाओं को मैं प्रश्नों में मेंशन कर दूँगी। वह छायावाद, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तर पर समृद्ध करता है। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। अब हम आगे देखेंगे छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुता। अब यहाँ पे देखेंगे छायावाद के प्रवर्तक जो हैं, छायावाद को किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को माना है छायावाद का प्रवर्तक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंद को माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान ने जयशंकर प्रसाद को माना है और सर्वमान्य भी यही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे छायावादी कवि। छायावाद के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तथा महादेवी वर्मा आते हैं। अब यहाँ पे जो है लघुत्तरी और बृहत्तरी में जो लोग आते हैं छायावादी कवि, उनको भी हम अभी जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं छायावाद के चतुष्ट में कौन कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। अब यहाँ पे देखते हैं छायावाद के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश। जो छायावाद के बृहत्तरी में जो कवि आते हैं उनको जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। देखते हैं बृहत्तरी में कौन कौन कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये तीनों लोग आते हैं और तीनों को आप सीक्वेंस में याद रखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, जबकि सुमित्रानंदन पंत जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जो है सुमित्रानंदन पंत से बड़े हैं। ठीक है, अभी हम उनका जब जन्म काल देखेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं छायावाद की लघुत्तरी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अब यहाँ आपको एक चीज़ बात ध्यान देनी पड़ेगी, लघुत्तरी में महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीन लोग आते हैं। कहीं कहीं बुक पे जो है डॉक्टर नईम की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें जो दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी भी दिया है।
तो अगर क्वेश्चन आएगा कि छायावाद के लघुत्तरी में कौन कवि नहीं आते हैं, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, भगवती चरण वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी नहीं देता है। अगर देता भी है तो राइट आंसर आपका माखनलाल चतुर्वेदी होगा, यही आयोग ने भी माना है। ठीक है, अब एक शब्द और आता है यहाँ पे, आप लोग ध्यान देंगे, एक शब्द और आता है कि छायावाद के बृहत्तरी में, बृहत्तरी नहीं, वर्मात्रयी। ठीक है, वर्मात्रयी में कौन कौन आते हैं कवि, तो वहाँ पे हो जाएंगे महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जो वर्मात्रयी में आते हैं ये। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं दिया है, मिलता भी है इनका नाम, छायावाद लघुत्तरी में भी आते हैं ये, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पे दिया गया है। जन्म मृत्यु, इनका जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी। माता का नाम देवकी, माता और पिता का नाम दिया गया, पिता का नाम देवकी प्रसाद, माता का नाम मंत्री देवी की मुन्नी देवी, मंत्री देवी, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, एक मिनट आप लोग होल्ड करें, मैं देख लूँ एक बार। हाँ, मुन्नी देवी है ना, मंत्री देवी नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मुन्नी देवी होगा। ठीक है, मुन्नी देवी। गुरु का नाम मोहिनी लाल, बाल्य नाम था झारखंडी और उपनाम इनका कलाधर था। ये तो हो गया बेसिक जानकारी इनके बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे इनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं, देखते हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, छोकोवास, अब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। अब मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया है, जो मुझे ये सारी रचनाएं बहुत अच्छे से याद है, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे, उस ट्रिक से शायद आप लोग याद कर पाएँ। देखिए, उर्वशी वन में मिलने जाती है, किससे मिलने जाती है? उर्वशी वन में मिलने जाती है, किससे मिलने जाती है? प्रेमराज से। क्यों मिलने जाती है? अयोध्या का उद्धार करने के लिए। ठीक है, उर्वशी वन में मिलने जाती है प्रेमराज से, और प्रेमराज से कहती है कि हम दोनों को मिलके अयोध्या का उद्धार करना है। किससे? छोकोवास से, क्योंकि अयोध्या पे जो है छोकोवास जो है वहाँ पे उसने छेक लिया था, ऐसे याद कर लीजिए कि उसने जो है छोकोवास ने अयोध्या पे कब्जा कर लिया था। तो उर्वशी वन में मिलने प्रेमराज से जाती है, कहती है कि हमें अयोध्या का उद्धार करना है छोकोवास से। अब वहाँ पे जो है अब्रुवाहन और कानन, जब ये जाते हैं मिलके, उर्वशी और प्रेमराज जो है जाते हैं अयोध्या का उद्धार करने के लिए छोकोवास से, तो वहाँ पे अयोध्या में इन लोगों को दो लोग दिखते हैं, अब्रुवाहन और कानन कुसुम। ठीक है, इनके मित्र होते हैं अब्रुवाहन और कानन कुसुम, जो प्रेम पथिक पर बैठकर, प्रेम के पथ पर बैठकर ये लोग महाराणा का महत्व सुन रहे थे, महाराणा का महत्व जो है बता रहे थे, सुन नहीं रहे थे, बता रहे थे। ठीक है, वहाँ पे थी एक चित्राधार नाम की लड़की, चित्राधार नाम की लड़की थी, वो महाराणा का महत्व सुनकर उसके आँखों में जो है आंसू झरने की तरह बहता है और एक लहर की तरह कमायनी की तरफ जो है चला जाता है। ऐसे मैंने इसको याद किया है, तो आप लोग रिपीट करके जो है वीडियो रिपीट करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे प्रकाशन वर्ष जो है देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है, तो सीक्वेंस में है, आप लोग इसको भी सीक्वेंस में याद कर लेंगे। ऊपर का जो उर्वशी वन मिलन 1909 ईस्वी, तीनों जो है रचनाएं 1, 2, 3 जो रचनाएं हैं, तीनों रचनाएं 1909 में हैं, बहुत आसान है याद करना। उसके बाद 10-10, उसके बाद 11, 13, 14, 14, 18, 18, 25, 33, 35, इस तरह से आप लोग याद करिए। 1900 करके नहीं, ऐसे याद करिए, 9, 9, 9, 10, 10, 11, ठीक है, 13, 14, 14, 18, 18, 25, 32, 35, ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोग को ट्रिक समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सा है? तो सावन पंचक है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1906 ईस्वी। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता क्या है? सावन पंचक है। प्रकाशन वर्ष से 1906 ईस्वी। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था।
जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सा माना जाता है? प्रथम प्रभात। अब वो प्रथम कविता है, अब यहाँ पे प्रथम छायावादी कविता कौन सा है? तो प्रथम प्रभात है। प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, प्रकाशित हुआ था, जो झरना में संकलित है। ठीक है, 1900 प्रकाशन वर्ष है 1918, झरना में संकलित है। प्रथम प्रभात कविता किस रचना में संकलित है? तो झरना में। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी है। ठीक है, यह एक चंपू काव्य है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी है, यह एक चंपू काव्य है। आगे देखेंगे, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन को, और याद होना चाहिए, और याद भी हो जाता है, बहुत आसान है। ठीक है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी, जो एक चंपू काव्य है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, छायावाद की प्रथम रचना किसे स्वीकार किया जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, आंसू कैसा काव्य है? विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किस, अब क्वेश्चन आ सकता है ना, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा आंसू हो जाएगा। इसमें कितने छंद हैं? 133 छंद। आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन जिसके पास बुक है वो नोट्स नहीं बनाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो बेशक नोट्स बना सकते हैं। देखेंगे, जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है चित्राधार में, चित्राधार जो रचना है, इसमें ब्रज भाषा में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो संकलित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था। इन्होंने प्रेम प्रतीक को सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखा था 1909 में, फिर जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया। ठीक है, दो बार जो है इन्होंने, एक पहले ब्रज भाषा में लिखा था, फिर 1914 में इन्होंने प्रेम प्रतीक को खड़ी बोली में लिखा, अनुवाद किया था। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया है। अब देखेंगे, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। अंगिरस क्या है? शांत रस। दर्शन क्या है? समरसतावाद, आनंदवाद। मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। मुख्य छंद क्या है? ताटंग छंद है। आगे बढ़ेंगे, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। यहाँ पे देखेंगे, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मैंने इसको ऐसे ही 3-3 करके याद करा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। है ना, ऐसे आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे। अब देखेंगे, यहाँ कामायनी के पात्र दिए गए हैं। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है ये जानेंगे हम। मनु किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा किसके प्रतीक है? हृदय का। इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किस आलोचक ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी माना जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय निम्न है। देखेंगे, जन्म इनका हुआ था 1899 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर। मृत्यु स्थान इलाहाबाद में इनकी डेथ हुई थी।
पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनकी कृतियाँ। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ यहाँ पे निम्नलिखित है। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक ट्रिक बनाया है इनका, अपगीतकु। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपगीतकु, ठीक है। इससे जो है आपकी 5 रचनाएं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अ से अनामिका, प से परिमल, गी से गीतिका, अपगीतकु। 6 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं ना। अनामिका, प से परिमल, गी से गीतिका, तू से तुलसीदास, अपगीतकु है, तू होगा यहाँ पे अपगीतकु, और क से कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये 5 रचनाएं याद हो गई। अब यहाँ से आप लोग कुकुरमुत्ता से आप लोग दिमाग में बिठा लेंगे। कुकुरमुत्ता एक होता है ना, वो पेड़ जो होता है, कुकुरमुत्ता जो नहीं गांव में होता है, उगता है जैसे गंदी जगहों पे पेड़ होता है वो, तो आप लोगों को पता होगा। तो उसमें जो है अड़िमा नाम की लड़की जो है उसमें कुकुरमुत्ता में पत्ते निकलते हैं ना, बेल की तरह ऐसे बने होते हैं बेल की तरह। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। अड़िमा जो है बेला, उसके बेल पे जाती है, यानी बेला, नए पत्ते निकलते हैं, नए पत्तों को तोड़कर अर्चना और आराधना के लिए लेकर जाती है और गीत गूंज यानी गीत गाती है, तब संध्या कली यानी तब तक संध्या में जो है गीत गाती है। ऐसे दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये रचनाएँ बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत आराम से 5 रचनाएं आपको कभी नहीं भूलेगा, मिलान के लिए जो है आता है यहाँ से। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य यहाँ पे दिया गया है, यानी प्रथम रचनाएं कौन सी हैं, प्रथम कविता कौन सा है, काव्य संग्रह कौन सा है, देखेंगे। प्रथम संग्रह इनका काव्य संग्रह अनामिका है, अंतिम सांध्य कली, प्रथम कविता जूही की कली है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916, अंतिम कविता है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ठीक है। ये आप सभी को याद होगा, आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है निराला कृति, यानी निराला की रचना। अनामिका और परिमल में जो रचनाएं संकलित है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं अनामिका के द्वितीय संस्करण में, ठीक है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में पहला संस्करण का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं। अनामिका, इसका प्रथम संस्करण जो है 1923 है ना, इसका द्वितीय संस्करण आया था, प्रकाशित हुआ था, देखिए यहाँ पे जो है 1938 है इसका। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अनामिका के द्वितीय संस्करण में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, यही सच है। मैंने इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद किया है, बता देती हूँ आप लोगों को। सरोज जो है आपको पता है, सरोज जो है सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, यानी सरोज जो है सम्राट एडवर्ड की प्रेयसी होती है, ठीक है, प्रेयसी होती है और राम की शक्ति पूजा भी करती है। वह रेखा को रोज तोड़ते हुए पत्थर को देखती है और कहती है यही सच है, ठीक है। इस तरह मैंने याद किया है इसको। अब परिमल में देखिए कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षु, संध्या सुंदरी, पंचवटी, ठीक है। ये रचनाएं जो हैं परिमल में संकलित हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, ठीक है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। आगे देखेंगे, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवित्व को जातीय छंद कहा है। आगे बढ़ेंगे, निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह परिमल रचना की भूमिका में लिखा गया है, निराला ने लिखा है। आगे देखेंगे,
निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निराला की रचना राम की शक्ति पूजा जो है वो महाकाव्य का उपजीव बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण का है। ठीक है, आगे देखेंगे। निराला कृत तुलसीदास 101 छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। तुलसीदास कैसी रचना है? खंड काव्य है। कितने कितने छंद हैं? तो 101 छंद हैं। निराला ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। ठीक है, किस कवि, जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस कवि को ओज, औदित्य और विद्रोह का कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तप्ती के कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि भी माने जाते हैं या कवि हैं। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ये जो पंक्ति है किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। आगे देखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब तीसरे कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, मिलान के लिए कवियों का आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत से बड़े हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1990 में हुआ था। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा, मृत्यु स्थान इलाहाबाद, बाल्य नाम गोसाई दत्त, प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशन वर्ष है इसका। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है जो निम्न है। यहाँ यहीं पे मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए 4 चरणों में विद्वानों ने बांटा है इसको। प्रथम छायावादी, द्वितीय है प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। ठीक है, अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं देखते हैं। छायावादी रचनाएं कौन कौन सी? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये 5 रचनाएं जो है छायावादी रचनाएं हैं इनकी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर ग्रंथि, वीणा, युगांत, युगवाड़ी आ जाए ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। राइट आंसर हम आते हुए क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ की ट्रिक बताती हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा उग्र वीपगु। ठीक है, मैं लिख देती हूँ उग्र वीपगु। ठीक है, अब देखिए ऊ से हो जाएगा उच्छ्वास, ग्र से हो जाएगा ग्रंथि, वी से हो जाएगा वीणा, प से हो जाएगा पल्लव, गु से गुंजन। ठीक है, ये ट्रिक सही रहेगा ना, याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। उग्र वीपगु आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रगतिवादी जो इन्होंने बांटा, इसमें कौन कौन से रचनाएं आती हैं? युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या। तो युग्रा ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। इसको हटाती हूँ मैं, अब इसको बताऊँगी आपको। युग्रा। ठीक है, यू से युगांत, दूसरे यू से युगवाड़ी और ग्रा से ग्राम्या। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे अंतश्चेतनावादी। इसके अंतर्गत स्वर्ण स्वर्णधूलि और युगपथ। अब इसको कैसे याद करेंगे? यू ऐसे कर, लेकिन ये इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया, शायद मैंने इसको ऐसे ही याद किया। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। ठीक है, युगपथ ये ध्यान रखेंगे। अब इसका देख लेते हैं नवमानवतावादी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? उक अवलोची ऐसे लिख लीजिए। उक अवलोची, ऊ से हो जाएगा उत्तरा,
क से कला और बूढ़ा चांद, अ से अतिमा, व अ से अतिमा, लो से हो जाएगा लोकायतन, और ची से चिदम्बरा। ठीक है। उक अलोची, ये व नहीं रहेगा, व को हटा देंगे। ठीक है, व नहीं है, उक अलोची, ध्यान रखेंगे ये ट्रिक। मैं जो है इस ट्रिक से इसको याद किया है मैंने, मेरे से ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग भी याद कर लीजिए, आप लोगों से मिस नहीं होगा यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो। बाकी आप अगर आपने कोई ट्रिक बनाया है तो और अच्छी बात है। अब देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। ठीक है, इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। आगे बढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी के जीवन पर लिखा। ठीक है, लोकायतन इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, किसके ऊपर है तो गांधी जी के जीवन पर लिखा है इन्होंने। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक में प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है। किस पे मिला है? चिदम्बरा पे। ईयर वर्ष क्या है इसका? 1968 ईस्वी है ना, इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगी। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है पल्लव, इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। आगे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, अरविंद दर्शन से ये प्रभावित थे और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, है ना। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 1907, मृत्यु 1987 ईस्वी, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था, मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई थी। गोविंद प्रसाद इनके पिता थे। उपाधि इनको आधुनिक युग की मीरा उपाधि दी गई है। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये इनकी रचनाएं हैं। आसानी से याद हो जाएगा। ईयर वर्ष आप लोग ऐसे याद करिएगा, 30, 32, 35, 36, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 60। ठीक है, सप्तपर्णा 60, स से सप्तपर्णा, स से 60। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांद गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे महादेवी वर्मा की जो रचना है यामा, यामा में महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। वो गीत कौन कौन से हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत। आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेंगे। सानी रनी या नीर नी सा, नी र नी सा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित है। इनकी रचना जो है सप्तपर्णा, उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद संकलित है। आगे देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार, इसकी भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1884 ईस्वी में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? प्रथम आयाम शीर्षक से। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनका प्रिय प्रतीक क्या है? तो दीपक और बादल।
अब यहाँ पे देखेंगे छायावाद के अन्य कवि, छायावाद के अन्य कवियों को यहाँ पे हम देखते हैं। पहले हैं उदय शंकर भट्ट, जन्म इनका 1898 ईस्वी, मृत्यु 1966। इनकी रचना है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष होगा यहाँ पे, विषु नहीं है, यथार्थ और कल्पना, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरे कवि हैं मोहनलाल महतो वियोगी, 1899 में जन्म हुआ था, 1990 में मृत्यु। इनकी रचना है निर्माल्य, 1926 ईस्वी में, एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी में है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है अंतर जगत, जन्म इनका 1903 ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अब आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905 ईस्वी में, मृत्यु 1990 ईस्वी में। इनकी रचना है रूप राशि, 1931 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष है इसका। निशीथ, चित्ररेखा और आकाश गंगा, ये 3 रचनाएं जयशंकर प्रसाद के हैं। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनका जो है ये उपनाम है द्विज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुभूति अंतर्ध्वनि, ये दोनों रचनाएं किसके हैं? जनार्दन प्रसाद झा के हैं, अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म है 1913। रचनाएं इनकी पंछी, रागिनी, उमंग, है ना, रागिनी पंछी बनकर उमंग जो है उमंग कर रही थी, उमंग में जाने लगे। ऐसे किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से ही आप लोग रचनाओं को याद करेंगे तो ही वो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाता है। इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे कवि हैं, कितना कोई याद करेगा, है ना। तो किसी न किसी चीज़ से आप लोग कनेक्ट जरूर करते रहिए। केदारनाथ मिश्र, चिरस्पर्श सेतुबंधु। केदारनाथ मिश्र क्या कहते हैं? उनके पास केदारनाथ कोई जाता है तो उनको चिर स्पर्श यानी उनको चरणों को स्पर्श करता है। सेतुबंध यानी सेतु यानी बहुत सारे पुल ऐसे बंधे होते हैं, उस पर हम पार करते हुए जाते हैं। तो ये रचनाएं आपको ऐसे दिमाग में बिठा के आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सेतुबंधु किसका है? केदारनाथ मिश्र का है। अब देखते हैं अंतिम कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। इनका जन्म 1911 में हुआ था। अब यहाँ से जन्म को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म के अनुसार भी मिलान के लिए आता है कि जन्म के अनुसार आप पहले से बाद के क्रम में लगाइए या बाद से पहले के क्रम में लगाइए, है ना। तो आपको जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। कलापी, संचयता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य और प्रेम गीत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। अब हम आएंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, ठीक है। छायावाद में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे कालक्रम अनुसार दिया गया है। पहले है माखनलाल चतुर्वेदी, महत्वपूर्ण कवि हैं ये भी। इनकी रचनाएं हेमकीर्तनी, हेमतरंगिणी बहुत आता है मिलान के लिए, माता समर्पण, इनकी रचनाएं हो गई। अगले हैं सियाराम शरण गुप्त। इनकी रचना देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना फेमस रचना है, पहली रचना छायावादी पहली रचना इनकी है कुमकुम। रश्मि रेखा, अपलक, काशी, हम बिस्पाई, जन्म के, विनोबा, स्वतन, उर्मिला, इन दोनों रचनाओं को आप लोग याद रखेंगे, कुमकुम और उर्मिला को, हम बिस्पाई, जन्म के, ठीक है, रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। अगले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी महत्वपूर्ण है, 1905 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। त्रिधारा और मुकुल, इनकी 2 रचनाएं हैं, त्रिधारा और मुकुल। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनकी रचना है जीवन संगीत, नवयुवक के गान, कांग्रेस शतक जो है महेश चंद्र प्रकाश का है, ठीक है। देखिए पानी वाला इधर आ रहा है ना, मेरे घर एकदम बिल्कुल रोड पे है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, मैं वीडियो को रोक नहीं सकती, है ना, ये पानी वाला भी इसी टाइम आ जाता है। अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला, ध्यान रखेंगे। दूसरा है पुष्प की अभिलाषा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु है, इनकी प्रथम कविता इंदु है, प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी में। अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन,
उपनाम है इनका, नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, जो मैंने आपको पहले बताया। आगे देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के ननिहाल गांव में हुआ था। ननिहाल कह रही हूँ, निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं यहाँ पे देख सकते हैं। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग। अब हम देखेंगे प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी कवि। प्रेम और मस्ती के काव्य के कवि कौन कौन हैं? भगवती चरण वर्मा माने जाते हैं। ठीक है, जन्म इनका 1903। मधुकड़ होगा, टाइपिंग मिस्टेक, मधुकड़। प्रेम संगीत मानव, एक दिन। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, एक दिन मधुकड़ प्रेम संगीत बजाते हुए मानव के पास गया। हृदय नारायण हृदय, 1905 में जन्म इनका भी है। स्फुट कविता, इनकी रचना है स्फुट कविता। आगे बढ़ेंगे, हरिवंश राय बच्चन महत्वपूर्ण कवि हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हजारों बार पूछ चुका होगा ये, है ना, आप लोगों को पता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आतंक अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी, ये रचनाएं इनकी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, खादी के फूल, है ना, हरिवंश राय बच्चन के यहाँ पे हैं। खादी के फूल, मिलन यामिनी भी हरिवंश राय बच्चन के। अब आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी, 1908 ईस्वी में जन्म इनका। अग्निगान, वंदना के बोल, खेलो आँखों में, अनंत के पथ पर, ये रचनाएं जो हैं हरिकृष्ण प्रेमी के हैं। अब आते हैं नरेंद्र शर्मा, 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी के फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्त्र, है ना। इसका भी ट्रिक है, प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, पलाश वन, मिट्टी के फूल। आप इसका बहुत आसानी से ट्रिक बना सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। रामेश्वर शुक्ल अंचल, 1915 ईस्वी जन्म इनका रचना है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, बरसात के बादल। सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इन रचनाओं को पूछा जाता है। अगले कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी रचना है रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत और अवंतिका। आगे बढ़ेंगे, आगे है विद्यापति कोकिल, इनकी रचना है अंकुरित माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनकी रचना है विहाग, आशा पर, पंथिनी, बोलो के देवता। ठीक है, आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर आख्यान का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। ठीक है, उमर आख्यान का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पे पड़ा? तो हरिवंश राय बच्चन पे। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मेहनत हम कभी ना कभी जो मेहनत आप लोग जो कर रहे हैं वो ज़रूर सफल होगा, ज़रूर आप लोग पेपर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है मेहनत करना मत छोड़िएगा, पढ़ते रहिएगा, चाहे पेपर एक ना एक दिन तो होना ही है पेपर, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।